अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। तेलंगाना के सीएम केसीआर 28 नवंबर को असेंबली में पूरे एमएलए से जरूरी बिल पास कराने में मदद करो बोल के अपील करे। तेलंगाना की हुकूमत कने तरक्की के कामों के वास्ते फंड्स है और इसकी जिम्मेदार पहले की हुकूमत है बोल के अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में बोले। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू के शहर उधमपुर में बोले, जो कामा 30 सालों में नहीं हुए वो कामा मैं 5 सालों में करने वाला हूं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में बोले, इराक में किडनैप हुए 39 हिंदुस्तानियां मर गए या जिंदा है, हमारे पास सबूत ही नहीं है। नोएडा के चीफ इंजीनियर के घर पे छापा मारे तो 10 करोड़ रुपए कैश और 2 किलो हीरे मिले। और आरा डिस्ट्रिक्ट के एरिया हयात नगर में 7th क्लास के एक बच्चे को उसका ही भाई मार के वनस्थलीपुरम की झील में फेंक दिया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुम्मे के दिन असेंबली में पूरे एमएलए से ज़रूरी बिल पास कराने में मदद करो बोल के अपील करे। जुम्मा के दिन असेंबली का सेशन शुरू होते ही रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पूरे एमएलओ से ये रिक्वेस्ट करे कि असेंबली का सेशन खत्म होने से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट बिल हैं वो सबको पास कराने के वास्ते मदद करो। बजट के बारे में बातें करते हुए रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले कि तेलंगाना का पहला बजट जो पेश हुआ उसमें थोड़े बहुत कमियां हो सकते, मगर अपोजिशन पार्टियां वाले बजट को लेकर जो भी इल्जाम लगा रहे वो गलत नहीं है। उन्होंने अपोजिशन वालों के पूरे इल्जाम गलत है बोल दिए। केसीआर बोल रहे उनको तनकीदों से डरने लगता कहते और उनकी हुकूमत वेलफेयर स्कीम शुरू करने के वास्ते सीरियस होकर काम कर रही और लोगों को बहुत जल्दी पीने का साफ पानी और 24 घंटे लाइट सप्लाई करती कहते। लक्ष्मण गार की మజ్లిస్ పార్టీ శాసనసభ పక్ష నాయకులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, సున్నం రాజయ్య గారికి, తాటి వెంకటేశ్వర్లు గారికి అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వారందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా పాస్ చేయడానికి ఒప్పుకొని చేసినందుకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ వారు మంచి అమూల్యమైన సూచనలు ఇచ్చారు. తప్పకుండా వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం. రాబోయే రోజుల్లో మనం అంతా కలిసి పనిచేసే వాళ్ళమే, పరస్పరం కలుస్తూనే ఉంటాం. ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోదామని వారు నైతిక మద్దతు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ रियासत तेलंगाना की हुकूमत का तरक्याती कामा करने के वास्ते कुछ भी फंडा नहीं है, इसके जिम्मेदार पहले की हुकूमत है बोल के एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी जुम्मे के दिन बोले। जुम्मा के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में बातें करते हुए एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी बोले, रियासत तेलंगाना को पैसों के जो प्रॉब्लम हो रही उसके जिम्मेदार टीआरएस वाले नहीं बल्कि दूसरे हुकूमत वाले हैं जो आंध्र प्रदेश में हुकूमत करे थे जब रियासत के टुकड़े नहीं हुए थे। अकबरुद्दीन अवैसी बोले, पहले के हुकूमतों के गलत पॉलिसियों और गलतियों की वजह से तेलंगाना रियासत इतनी फखाट हालत में है और तरक्की के काम करने के वास्ते बजटिश नहीं है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पास इतनी दौलत कहां से आई उसकी तहकीकात करने के वास्ते सीबीआई से इंक्वायरी कराओ बोले। एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी रियासत तेलंगाना हुकूमत से ईदों पे और क्रिसमस पे 2 दिनों की छुट्टियां देने का ऐलान करो बोल के भी रिक्वेस्ट करे। सारे घोड़े की कितनी दौड़ है वो भी सामने आ जाएगी, मैदान कितना बड़ा है, कितना मैदान फतेह किया है ये भी सामने आ जाएगा जब ही हम इस पर बात करेंगे। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि an appeal was made by the leader of the house asking all the political parties to lend the support for this appropriation bill, as this is the first budget of the state of Telangana. And let me come on record and say that before the Honorable Chief Minister could make this appeal on behalf of my party, I have come on record and said that with all the criticism, with all the suggestions, advices, and fact and figures, whatever it is, my party will support if the division also happens. तेलंगाना बीजेपी यूनिट के रियासती सदर जी किशन रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए टीआरएस की हुकूमत के ऊपर बहुत पुकार लिए।
जुमा के दिन बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी असेंबली में स्पीकर मधुसूदन चारी से रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते जरूरी है सो काम कर रही सो यकीन दिलाओ बोले। उन्होंने बोले उनकी ख्वाहिश कहते हुकूमत कर रही सो पार्टी अच्छे तरीके से काम करना। किशन रेड्डी रियासत की हुकूमत वाले फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना स्कीम के बारे में खुल के जवाब कई को दे रहे और मीडिया के ऊपर कई को तो भी पाबंदियां लगाए बोल के सवाल भी करें। ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నారు అధ్యక్ష? ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు స్టీరింగ్ నా చేతిలో ఉందని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. అది నిజం అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష? ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నుంచి కన్న నరాల ఇప్పటివరకు అనేకమంది ఉగ్రవాదులు నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ వచ్చి అరెస్ట్ చేసేంత వరకు కూడా మన పోలీసులకు తెలియడం లేదు అధ్యక్ష. కనురెప్ప పాటు మనం నిద్రపోతే ప్రమాదం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. जुमे के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी बातें करने के वास्ते उठ के खड़े होती कि टीआरएस के एमएलए फुल गड़बड़ियां करे। जुमा के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में रेवंत रेड्डी जो टीडीपी के लीडर है बातें करने के वास्ते खड़े हुए मगर उनको टीआरएस वाले कुछ भी बोलने नहीं दिए। स्पीकर मधुसूदन चारी बोले खाली असेंबली में फ्लोर लीडराइज बातें कर सकते। असेंबली में जायदादों के बिल के बारे में डिस्कशन होते जब रेवंत रेड्डी कुछ तो भी बोलेंगे बोल के उठ के खड़े हुए थे मगर टीआरएस के एमएलए उनको बोलने नहीं दिए और उनके खिलाफ एहतजाज करे। उसके बाद टीडीपी के लीडर ई दयाकर राव बोले कि टीआरएस के एमएलए होना बोल के रेवंत रेड्डी को बोलने का मौका नहीं दे रही। जुमेरात के दिन टीडीपी के एमएलए असेंबली के स्पीकर के सामने ये मसले की शिकायत करे थे मगर उन लोगों को शिकायत करने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ और रेवंत रेड्डी को बातें करने का मौका नहीं मिला। లీడర్లకు అవకాశం ఇస్తున్నాము, వారికి ఇచ్చిన దయాకర్ రావు గారికి వారు అవైల్ చేసుకుంటలేరు. మీకు అవకాశం వచ్చింది. कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन कोनाकला महेश बोले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले लगाए सो जीपीआरएस सिस्टम लगाना ज़रूरी है मगर हुकूमत वाले अपने ज़ाती खर्चे से ये सिस्टम लगाते तो हम इनका बराबर वेलकम करते थे। कोनकला महेश बोले उनकी पार्टी ये सिस्टम के खिलाफ है, यही नहीं मगर ऑटो और टैक्सियों वालों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्होंने बोले एक गरीब ऑटो वाला जिसकी कमाई 200 से 300 रुपये रहती उसको ये सिस्टम बहुत महंगा पड़ता। ये सिस्टम से लोगों को सहूलत मिलती मगर ऑटो वालों की सहूलत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इस वास्ते हुकूमत वाले अपने ज़ाती खर्चे से ये सिस्टम लगाते बोल के बोले तो हम इसको वेलकम करेंगे। 10 दिन में जीपीएस सिस्टम रखना, 10 दिन में जीपीएस सिस्टम नहीं लगाए तो गाड़ी में चलान देते बोल रहे जो बात तो वो गलत बात है। कांग्रेस पार्टी उसको पूरा अपोज कर रहे वो सिस्टम को। सिस्टम आना अपना सेफ्टी के लिए, सिटीजन सेफ्टी के लिए और फिर ऑटो वालों का सेफ्टी के लिए जीपीएस सिस्टम लगाना कोई बात नहीं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को भी। लेकिन वो उसको लगाने का जो पैसा खर्च होता वो पैसा बनने का ताकत उसके पास नहीं है अभी। वो पूरा सब्सिडी गवर्नमेंट ही देना। हमारे हम्बल रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना गवर्नमेंट को ये जीपीएस सिस्टम लगाने का, ऑटो में लगाने का जो खर्च है, जो इसके दाम हो रहे वो पूरा सब्सिडी तेलंगाना गवर्नमेंट ही करना, उसका हालत को देख के यही हमारा अपील है गवर्नमेंट को। जीएचएमसी सर्कल नंबर 4 साउथ जोन के जोनल कमिश्नर बालापुर सुब्रमण्यम 28 नवंबर को एक प्रेस मीट में बोले मलकपेट ऑफिसर मेस फंक्शन हॉल में 29 नवंबर को एक जॉब मेला होने वाला है। साउथ जोन के कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम 28 नवंबर को मीडिया वन से बातें करते बोले 29 नवंबर को मलकपेट ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में एक जॉब मेला होने वाला है और ये मेला खास तौर से साउथ जोन के नौजवानों के वास्ते लगाए जिसमें 200 खाली पोस्टां भरेंगे कहते। उन्होंने साउथ जोन के नौजवानों से अपील करते बोले ये मेले से फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान ये मेले में शरीक होकर नौकरियाँ हासिल करो। एम्प्लॉयमेंट वैन बोल के एक ऑलरेडी कर चुका है, वो कल 29 को ये हमारा वेन्यू है ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल ऑपोजिट टू मेरिडियन फंक्शन हॉल, गवर्नमेंट प्रेस रोड मलकपेट। इधर कल सुबह में 10 बजे से 3 बजे तक जॉब मेला हुआ। ये जॉब मेला में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज इज़ फ्रॉम 18 साल से 35 इयर्स तक और एलिजिबिलिटी है एनी डिप्लोमा
ग्रेजुएट दैट इज डिग्री होल्डर एंड MBAs। ये तीनों के लिए कितने वैकेंसी? 200 वैकेंसी से लिए कर रहे हैं वो लोग। कितने वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना भी मैं बोल देता हूँ। फोटो ID प्लस एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस एंड एनी अदर सर्टिफिकेट्स इफ हैज गॉट। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आना कल। ये 10 बजे से 3 बजे तक ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल अपोजिट टू मेरिडियन फंक्शन हॉल, गवर्नमेंट प्रेस रोड, मलकपेट। हमारा MLA साहब बलाला साहब विल बी इनॉग्रेटिंग दिस अराउंड 10 AM and it will continue up to 3 PM। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों की तरफ से तेलंगाना के पूरे जिलों के दलित सदरों की एक मीटिंग 28 नवंबर को गांधी भवन में हुई। उस वक्त पे दलितों के AICC के चेयरमैन A कृष्णा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना बनने से पहले TRS पार्टी वाले दलितों को 3 एकड़ जमीन और 2 बेडरूमों का घर देते बोल के वादा करे थे, मगर दलितों को अब तक के कुछ भी नहीं मिला। जबकि तेलंगाना को बनाने में कांग्रेस अहम रोल अदा करी थी और सोनिया गांधी तेलंगाना अलग करने का फैसला करे थे। उन्होंने बोले सब प्लान के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के 2-2 दलितों को खड़ा करेंगे। कई को बोले तो दलितों की तरक्की होना। जो वादे KCR ने किए थे दलितों के ताल्लुक से 3 एकड़ ज़मीन, 2 बेडरूम मुख्यमंत्री बनाने हैं, इस भावना में आके, इस चक्कर में आके हमारे दलितों ने उनको आदर किया। लेकिन तेलंगाना देने में, तेलंगाना लाने में सोनिया गांधी की हिदायत बहुत थी। फिर भी चंद तेलंगाना राष्ट्र कमेटी के बैठक में आके एक बार अपना रवैया खो दिया दलितों ने। YSRCP के लीडर लक्ष्मी पार्वती जुम्मे के दिन रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू पे औंटते हुए बोले कि NTR की मौत के जिम्मेदार है सो लोगों की इंक्वायरी कराने कमेटी बनाना कते। जुम्मा के दिन वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर लक्ष्मी पार्वती TDP और रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू के ऊपर औंठ लेते हुए बोले कि NTR के पीठ में छुरा भोंकने वाले अब NTR के तारीफा कर रही और उन पे फूला चढ़ा रही। उन्होंने वायसराय किस्से के बारे में बातें करते हुए बोले कि NTR वो किस्से से बहुत परेशान थे और वो उनकी मौत की वजह बना। लक्ष्मी पार्वती बोल रही TDP के लीडर उनको धोखा देके मार दिए और अब उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे कहते। लक्ष्मी पार्वती NTR के केस की तहकीकात करने के वास्ते एक कमेटी बनाओ बोल के डिमांड करे और रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक लेटर भी लिखे और NTR के मौत की तहकीकात कराओ बोल के बोले। దారుణంగా మరణించడానికి కారకులైనటువంటి వ్యక్తులు ఈ రోజు ఆయన ఫోటోలకు దండలేస్తున్నారు, ఆయన మా నాయకుడు అంటున్నారు, ఆదర్శాలు వల్లిస్తా ఉన్నారు। ప్రతి వివాదాల్లో కూడా ఆయన పేరును వాడటం అనేది కూడా చాలా దురదృష్టకరమైన విషయంగా నేను। पहाड़ी शरीफ के MPDC अब्दुल्ला बिन अवध जुम्मे के दिन बालापुर ग्राम पंचायत के एरिया उस्मान नगर का दौरा करके लोगों के प्रॉब्लम दूर करने का यकीन दिलाए। हल्का असम्बली महेश्वरम बालापुर ग्राम पंचायत के एरिया उस्मान नगर में लोगों को पानी के, लाइटों के और रोडों के प्रॉब्लम हो रही थे। जुमेरात के दिन रियल और रूबी चैनल के जरिए ये एरिया के लोग MLA से उनके प्रॉब्लम दूर करो बोल के अपील करे थे। ये न्यूज़ के जरिए अपील के बाद पहाड़ी शरीफ के MPDC अब्दुल्ला बिन अवध जुम्मा के दिन उस्मान नगर का दौरा करे और MDO और सेक्रेटरी पे फोतौंट लिए। उन्होंने बोले MLC नरेंद्र रेड्डी एक स्लम एरिया को डेवलप करते बोल के बोले थे कहते। अब्दुल्ला बिन अवध उनसे नुमाइंदगी करते बोल रही। उन्होंने AD से बात करके वो एरिया में लाइटों के खंबे लगाओ बोल के बोले और लोगों से उनके प्रॉब्लम दूर करते बोल के यकीन दिलाए। उस वक्त पे उनके साथ सैयद जावेद, मोहम्मद फकरू, मोहम्मद मखदूम के अलावा दूसरे भी थे। शाहीन नगर, उस्मान नगर, शेख कॉलोनी, आज हबीब कॉलोनी, जो यहाँ की गलियाँ और रोड़ा, यहाँ के रहने वाले, ये कुत्तों की जिंदगी तो भी अच्छी रहती, इससे बदतर जिंदगी कर दी है। यहाँ पे यहाँ का ग्राम पंचायत बालापुर, MDO सरुनगर, VO, सेक्रेटरी, यहाँ के जितने भी बालापुर विलेज के जो वर्कर्स हैं, यहाँ पे टैक्स बराबर ले रही, नल के बिल बराबर ले रही, उन लोगों से जो है पूरे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ले रही, उसके बावजूद उन लोगों को रुपया फंड देने तैयार नहीं है और उन लोगों की इतनी परेशानी में हालत में है। और रोड डेली चलने के लिए बुढ़े बुजुर्ग रात में 5 बजे रात को नमाज को फजर को उठने के वास्ते भी, फिरने के वास्ते भी जगह नहीं है। और बालापुर में लाखों रुपए है। बालापुर ग्राम पंचायत अलग हो गए
नगर पंचायत हुआ, ये शाही नगर के अंदर बालापुर ग्राम पंचायत लेके आना, पूरा फंड यहाँ लगाना, यहाँ विलेज सेक्रेटरी वीओ यहाँ सौंतला शुरू कर रही, यहाँ के लोगों ने सौंतला शुरू कर रही, यहाँ माँ बहनों को पीने को पानी नहीं है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा। दलितों के संगम वाले 28 नवंबर को बहादुरपुरा चौरस्ते पे दलितों के बड़े महात्मा ज्योतिराव फुले के पुतले को फूला पिनाए। जुमा के दिन बहादुरपुरा चौरस्ते पे दलित संगम वाले महात्मा ज्योतिराव फुले के पुतले पे फूला पिनाए और उनकी सालगिरह मनाए और दलितों की तरक्की के बारे में बातें करें। हल्के खुतबुल्लापुर जगतगिरी गुट्टा बस स्टैंड पे 28 नवंबर को दलित संगम वाले महात्मा ज्योतिराव फुले की याद में एक प्रोग्राम करे। जगतगिर गुट्टा बस स्टैंड करें दलित महासंगम वाले महात्मा ज्योतिराव फुले की याद में एक प्रोग्राम करें, उनके फोटोओं पे फूला पिनाए। उस वक्त पे ईश्वरत्नम और प्रहलाद तकरीर करते हुए बोले, महात्मा ज्योतिराव हमेशा दलितों के वास्ते काम करें और समाज में अच्छा मुकाम मिलना बोल के कोशिशें करें। उन्होंने बोले दलितों की तरक्की के वास्ते सबको आगे बढ़ना जरूरी है और हुकूमत भी दलितों के वास्ते आगे आते हुए दलितों की तरक्की के वास्ते काम करना। एविट्स पुलिस स्टेशन के एरिया में पुलिस वाले कित्ते की रेस्टोरेंटों और लॉड्जों में धावा करके 2 जनों से 7 किलो सोना जब्त करे। पुलिस के बड़े ऑफिसरों के ऑर्डर पे एविट्स पुलिस स्टेशन वाले जुमेरात की रात को कित्ते की लाजों और रेस्टोरेंटों की तलाशी लिए और चैपल रोड पे है स्वराज माता लाज में से 2 जनों कने से 7 किलो सोना जब्त करे। ये 2 जने मुंबई के रहने वाले हैं, सोना खरीदने हैदराबाद आए थे बोल रहे, मगर पुलिस वालों को उनके पास से सोना खरीदने आए थे बोल के कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस वाले ये लोगों को गिरफ्तार कर लिए, सोना भी जब्त कर लिए और एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हयात नगर में एक 7th क्लास के बच्चे को उसकैच भाई मार के वनस्थलीपुरम के झील में फेंक दिया। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में 2.5 साल की आराध्या के कत्ल के बाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हयात नगर में एक 7th क्लास के बच्चे को उसका ही अपना रिश्तेदार खत्म कर दिया। हयात नगर का उदय किरण चारशंबे को अपने दोस्तों के साथ घर से गया था, मगर बहुत देर तक वापस नहीं आया। उसके अम्मा बाबा परेशान होकर उसको हर जगह ढूंढे, मगर उन्हें कहीं नहीं मिला। उसके अम्मा बाबा उसकी शिकायत पुलिस में कराए। पुलिस वाले उसके बाद तहकीकात शुरू करे और बहुत भागम दौड़ी के बाद उदय किरण की लाश वनस्थलीपुरम के चिंतलकुंटा की झील में तीरती हुई मिली। तहकीकात करने पे मालूम हुआ कि उसका रिश्तेदार उदय किरण को मार के उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसको मारने वाला लाश पानी पे नहीं आना बोल के उसको पत्थर से भी बंधा था, मगर रस्सी टूटने से लाश पानी के ऊपर आ गई। ये कत्ल की वजह प्रॉपर्टी के लड़ाइयाँ हो सकते होंगे बोल के बोल रही। पुलिस वाले एक केस बुक कर लिए और छानबीन कर रहे। मेदक डिस्ट्रिक्ट के पटनचेरू मंडल के SBI में जुमे को आग लग गई। कंप्यूटर, फाइला, फर्नीचर सब जल के राख हो गए। ऐसा मालूम हुआ जुमा के दिन पटनचेरू मंडल के SBI बैंक में अचानक ही आग लग गई, जिससे बैंक का फर्नीचर, फाइला, कंप्यूटर सब जल के राख हो गए। वहां के लोग फौरी फायर इंजन वालों को इतला दिए। फायर इंजन वाले आके आग को बुझा दिए। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होंगी बोल के बोल रही। बैंक में आग लगने से आजू बाजू के लोग बहुत बौरान हो गए और बैंक में से धुआं निकल रहा सो देख के हैबत खा गए कि कहीं आग उनके घरों तक तो नहीं फैल जाएंगी। पुलिस वाले भी बैंक कने पहुंच गए। वो लोग एक केस बुक कर लिए और छानबीन कर रही। आग लगने से माली नुकसान तो बहुत हुआ, मगर कुछ भी जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं मिली। साउथ जोन के DCP V सत्यनारायण चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन का दौरा करे और रॉडी शीटरों की काउंसलिंग भी करे। साउथ जोन के DCP V सत्यनारायण जुमेरात को चंद्रायनगुट्टे के पुलिस स्टेशन का दौरा करे और वो एरिया के 74 रॉडी शीटर जिसमें से 9 फरार है उनकी काउंसलिंग करे। DCP बोले 9 फरार है सो रॉडियों को ढूंढने के वास्ते एक टीम बनाते कथे। थोड़े दिन पहले हुए सो दफा 307 के केस के बारे में बातें करते हुए DCP बोले कि वो हमला करने वालों को पुलिस वाले ढूंढ रही। इसके अलावा DCP बोल रहे हैं ऐसे रॉडी शीटर जो अब क्राइमा नहीं कर रहे, सुधर गए, उनके रॉडी शीटा बंद करने का प्लान बना रहे थे। ऐसा मालूम हुआ पूरे साउथ जोन में 600 रॉडी शीटर हैं, जिसमें से 100 क्राइमा कर रहे और वो 100 में से 50 का बहुत से केसों में हाथ है कदे। उनके ये दौरे के वक्त उनके साथ एडिशनल DCP बाबू राव, ACP MA बारी, N रामाराव और दूसरे पुलिस ऑफिसर थे। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के एरिए हाफिज बाबा नगर के 32 साल सादत को एक 12 साल बच्ची का रेप करने के जुर्म में निर्भया एक्ट लगा के जेल भेज दिए। हाफिज बाबा नगर का रहने वाला 32 साल का सादत अपने घर के बाजू में रहने वाली 12 साल की बच्ची के साथ गैसो 3 महीने से गलत हरकतें कर रहा था। बच्ची के माँ बाप को मालूम हुआ तो वो लोग कंचनबाग पुलिस स्टेशन वालों के पास शिकायत करे। पुलिस वाले फौरी हरकत में आके सादत को गिरफ्तार करे और उस पे निर्भया एक्ट और दूसरे सेक्शन लगा के जेल को भिजा दिए। वो माइनर गर्ल, उनका नाम नहीं बता सकते एज पर गाइडलाइंस ऑफ
children National Children Commission as well as Supreme Court guidelines. So एक सादत अली, मोहम्मद सादत अली, ये बच्ची को, ये गर्ल को थोड़ा इंड्यूस करके वो रेप कर दिया गया था. सो ये लड़की 13 years 14 years का उम्र है. शी डजंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. सो ये इंड्यूस करके थोड़ा सेक्सुअल रिलेशन करके दे दिया. सिंस ये लड़की माइनर है, सो 18 years का अंदर अगर विलफुल देते हुए ही वो रेप केस होता है. सो ये विलफुली मोर ओवर ये लड़की का प्रेगनेंसी आ गया. वो पहले ये बोलने के लिए वो एज नहीं थी. इसके बाद ये पेरेंट्स देखकर क्या हो गया ऐसा पूछने में ये पूरा बहिर्गत हो गया. इससे वेरी बुरा बात है. ये क्रिमिनल को ऊपर रेप केस, माइनर गर्ल रेप केस, निर्भया एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट एंड पोस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये तीनों एक्ट कर अंदर केस रख के उनको गिरफ्तार कर दिया. पूरा प्रोसीजरल अडॉप्ट करके उनको रिमांड पुलिस कर रहा है. सो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल वो चार्जशीट फाइल करके ये ट्रायल तुरंत स्टार्ट होने के लिए हम कोशिश करेंगे. राजेंद्र नगर के पुलिस वाले रॉडी शीटर मोहम्मद फाजिल का कत्ल करने वालों को गिरफ्तार कर लिए. राजेंद्र नगर के एसीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि 28 साल का मोहम्मद फाजिल जो चिंतलमेट का रहने वाला था और गोलकुंडे का रोडी शीटर था, उस पर 17 नवंबर को हमला करने वाले 6 जने सैयद असलम, शेख यूनुस, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद खलील, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद खलील को पुलिस वाले पकड़ लिए और उन लोगों को बहुत जल्दी अदालत की तहवील में देते गए. ये लोगों के हमले में मोहम्मद फाजिल की 19 नवंबर को उस्मानिया दवाखाने में इलाज चलते जब मौत हो गई थी. ये केस की तहकीकात एस वेंकट रेड्डी, के कनकैया और उनकी टीम वाले मिलकर करे. इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जुम्मे के दिन जम्मू के उधमपुर में तकरीर करते हुए बोले, जो काम 30 सालों में न हुए वो काम मैं 5 सालों में करूंगा. जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का सीज़न चल रहा. जैसा एक एक मौसम में अलग अलग परिंदे दिखते, वैसे ही इलेक्शन के मौसम में लीडर उड़ उड़ के आते रहते. जम्मू कश्मीर में हर पार्टी का आदमी अपने को फरिश्ता, दूसरे को शैतान साबित करने की कोशिश में लगे हुआ है. 28 नवंबर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू के एरिए उधमपुर में उधम मचाने पहुंचे. उन्होंने वहां पे वादों का पिटारा खोलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की देता हूँ, आप साथ दियो बोल के बोले. उन्होंने बोले, जो काम 30 सालों में न हुए 5 सालों में करता हूँ. मैं घाटी में ट्रेन लेके आऊँगा, नौजवानों को नौकरियां दिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. उन्होंने पहले की हुकूमतों की बुराइयां बताते हुए बोले, अब तक 2 खानदाना जम्मू कश्मीर को लूटते रहे. दिल्ली से जो पैसा मिला वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा. उन्होंने बोले, एक एक पैसा वापस लाना है, गरीब से गरीब का बैंक खाता खुलाना है. गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है. ये मैंने नहीं कहा था, ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था. और सरकार हमारी नहीं थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, गली से लेकर के दिल्ली तक चारों तरफ कांग्रेस का ही राज चलता था. तब उन्होंने कहा था कि रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है. तृणमूल कांग्रेस के लीडर कभी काले छतरियां लेके पार्लियामेंट में फिर रही, कभी काले शाला ओढ़ के पार्लियामेंट के बाहर ठहर रही. वो लोग जल्दी काला धन लाओ बोल रही. इस पे बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू पार्लियामेंट में बोले, हमारा मकसद 100 दिनों में काला धन लाना नहीं था, कार्रवाई करना था. इराक में किडनैप हुए 139 हिंदुस्तानियां जिंदा है या मरे, हमारे पास सबूत नहीं है. ये बात 29 नवंबर को पार्लियामेंट में इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज बोले. एक प्राइवेट चैनल एबीपी न्यूज़ पे ये इतला आने के बाद कि इराक में दहशतगर्दा 15 जून को 39 इंडिया के लोगों को गोली से भून दिए. जुमा के दिन पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टियों के लीडर ये मसले पे
अपनी परेशानी जाहिर करते हुए फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को ये बारे में जवाब दियो बोले। जिसके बाद सुषमा स्वराज ये वाक़े की तफसील बताते हुए बोले, पंजाब का एक आदमी जिसका नाम हरजीत मसीह है, उन्हें बोला बांग्लादेश और इंडिया के 40 लोगों को, जिनमें उन्हें भी खुद था, दहशतगर्दा 15 जून को अगवा करके एक वीरान जगह ले लेके गए थे कहते। वहाँ पे दहशतगर्दा बांग्लादेश के लोगों को और इंडिया के लोगों को अलग अलग करके बांग्लादेश वालों से बोले तुम लोग चले जाओ। उसके बाद हिंदुस्तानियों पे फायरिंग कर दिए। हरजीत मसीह को एक गोली लगते हुए निकल गई, दूसरी टांग में घुस गई। दहशतगर्दा पूरे 40 हिंदुस्तानियाँ मर गए समझ के चले गए कहते, मगर कैसा भी बच के हरजीत वहाँ से भाग गया। सुषमा स्वराज बोले, हरजीत के बयान पे पक्का भरोसा नहीं करके हम लोग कोशिश करें। एक के बाद एक 6 सोर्सेस हमारे को ऐसे मिले जिससे ये मालूम हुआ वो लोग मारे नहीं गए। सुषमा स्वराज बोले, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में गायब लोग नहीं है, मगर हम एक आदमी की बात को सच्ची समझ के खामोश नहीं बैठ सकते। हरजीत के सवाल पे सुषमा बोले, हरजीत की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है, उन्हें वहाँ से भाग के आया, उसकी तरफ से दूसरों के भी जानों को खतरा है। सुषमा स्वराज बोले, हम हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे। मैं भी दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करो। सोर्सेस हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए, वो मारे नहीं गए। और ये संदेश मौखिक नहीं है, ये संदेश लिखित में मिले हैं, लेकिन वो संदेश चूंकि गोपनीय है, मैं केवल उनको दिखा सकी थी जिन्होंने मेरे साथ गोपनीयता की शपथ ली हुई है। मैंने वो संदेश अरुण जेटली जी को दिखाए, मैंने वो संदेश हरसिमरत कौर बादल को दिखाए। मैं ये मानती हूँ अगर 99% भी हरजीत सच है और 1% उनके बचने की गुंजाइश है, तो वो 1% मुझे ये आशा दिखाता है और प्रोत्साहित करता है कि मैं उनकी तलाश जारी रखूं और उनको वापस सुरक्षित निकाल कर लाऊं। काला धन लाओ नहीं तो माफी चाहो, ये बात मीडिया के जरिए कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से बोले। कांग्रेस के मनीष तिवारी 28 नवंबर को मीडिया से बात करते बोले, बीजेपी वाले 2009 से 2014 तक छोटे छोटे बातों पे आसमान सर पे उठा लेते थे। उन लोगों को दूसरों के आंखों का तीन का तो दिखता था, अपने दीदों में का ऊँट नहीं दिखता। मनीष तिवारी इंडिया के पीएम पे औंटते हुए बोले, मोदी इलेक्शन के वक्त बोले थे उनकी हुकूमत बन गई तो काला धन 100 दिनों में लाके एक एक हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपये जमा करूँगा। मनीष तिवारी बोले, झूठे बातें करके इलेक्शन जीतने वाले नरेंद्र मोदी को देश के लोगों से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। पहले के फिल्मों में जो गाने होते थे वो ज़िंदगी के अलग अलग मौके पे काम आते थे। नरेंद्र मोदी के वादे और मनीष तिवारी के एतराज़ पे हमको भी एक पुराना गाना याद आ रहा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अगर मनीष तिवारी कुछ नहीं बोल के खाली ये गाना भी गुनगुनाते तो बस है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राज्यसभा महेंद्र प्रताप सिंह की सालगिरह मनाने की कोशिश से हालत खराब हो सकती कहते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन खान सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी को एक खत लिख के बोले, 1 दिसंबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 128वीं सालगिरह मनाने की कोशिश से गड़बड़ियां होने का डर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से पहले एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के वास्ते कितने की लोग 74 एकड़ ज़मीन दिए थे कहते। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी ये कॉलेज में पढ़े कहते। उन्हें 1957 से 1962 तक लोकसभा में आज़ाद मेंबर थे। ये सही बात है, यूनिवर्सिटी में कितने की लोग पढ़े, कितने की लोग ज़मीन दिए, कितने की लोग पैसा खर्चा करे। अब ये सब लोग कोई ना कोई दिन तो पैदा हुए छूंगे। सब लोगों के जन्मदिन मनाते रहे तो यूनिवर्सिटी जाके सालगिरह खाना हो जाएंगी। 2 स्टेटों के पहले के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव बहुत जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं। सियासी लोग कब क्या करने वाले हैं ये कोई भी नहीं बोल सकता। दीवार पे के बिल्लियाँ घरां बदले जैसा ये लोग पार्टियां बदलते रहते। कभी कल्याण सिंह बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ जाते, कभी समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चल जाते। झूला झूले जैसा जरी देर में इधर जरी देर में उधर। कभी लालू प्रसाद के सबसे नज़दीक के राम कृपाल यादव आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में घुस जाते। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के दोनों यादव अपनी पार्टियां छोड़ के दूसरों के पार्टियों में घुसने के बजाय एक दूसरे के घरों में घुसने की तैयारियां कर रही। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव समधियां बनने वाले हैं। लालू की सबसे छोटी बेटी और मुलायम के पोतरे की मंगनी दिसंबर में होने वाली है कहते। शादी की तारीख अभी मालूम नहीं हुई। नोएडा के चीफ इंजीनियर के घर पे छापा मारे तो 2 किलो हीरे और 10 करोड़ रुपए निकले कहते।
हमारे मुल्क में ऐसे कितने की घरा हैं जहाँ पे 2 किलो चावला भी न रहते। ऐसे कितने की लोग हैं जिनको बन के मारे भी तो उनका से 100 रुपये न निकलते। ये तो हुई आम हिंदुस्तानी की बात। यहीं हिंदुस्तान में जिनको चांस मिल रहा उन्हें दोनों हाथों से ही नहीं बल्कि दोनों पाँवों से भी लूटने का आर्ट सीखे हुए है। ऐसी शातिर लोगों में नोएडा का चीफ इंजीनियर यादव सिंह भी है। 28 नवंबर को सुबह इनकम टैक्स वाले उसके घर पे छापा मारे तो उसके घर में से 100 करोड़ के हीरे मिले कते। यादव सिंह के घर के बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी में से 8 थैले निकले। ये थैलों में से रद्दी के कागजा निकले जैसा नोटा निकले कते। नोटा भी कितने समझ रही, पूरे 10 करोड़ रुपये। एक और कार में से 1 लाख रुपये मिले। ये 1 लाख रुपये जो कार में थे वो कार 90 लाख की है। ग्रेटर नोएडा की डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोस्ट से यादव को हटा दिए कते। जजीरा अंडमान में 28 नवंबर को जलजले के जबरदस्त झटके आए। ये झटके 49 मिनट तक महसूस हुए। जजीरा अंडमान में 28 नवंबर को सुबह 6:49 पे जलजले के जबरदस्त झटके आए। रिचर्ड स्केल पे जलजले की स्पीड 5.4 रिकॉर्ड हुई। मशहूर म्यूजिकल डायरेक्टर बप्पी लहरी 27 नवंबर को 62 साल के हो गए। उनकी सालगिरह पे उनके लाखों चाहने वाले खुशियां मनाए। बप्पी लहरी का असल नाम आलुकेश लहरी है। उन्होंने 27 नवंबर 1952 को कलकत्ता में पैदा हुए थे। उन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। 1980 से 1990 के बीच में उनके फिल्में बहुत मशहूर हुए। उन्होंने डिस्को डांसर, डांस, कमांडो, गैंग लीडर, शराबी और दूसरे फिल्मों में म्यूजिक दिए। बप्पी लहरी 2014 में बीजेपी पार्टी में मिले। उन्होंने वेस्ट बंगाल के श्रीरामपुर से बीजेपी के उम्मीदवार थे। उनके अम्मा बाबा अपरेश लहरी बंसारी लहरी बंगाल के मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन थे। उन्होंने 3 साल की उम्र में तबला सीखना शुरू करे थे और 19 साल की उम्र में मुंबई को आए थे। उनको पहली बार बंगाली फिल्म टाडू जो साल 1972 में आई थी उसमें काम करने का मौका मिला था और हिंदी फिल्मों में पहली बार उनको 1973 में आई सो फिल्म नन्हा शिकारी में म्यूजिक देने का चांस मिला था। उन्होंने म्यूजिक दिए सो फिल्मों में चलते चलते, जख्मी, सुरक्षा, वारदात, साहस, लापरवाह, प्यारा दुश्मन, अरमान है। उन्होंने म्यूजिक दिए सो गाने भी बहुत हिट हुए थे। बप्पी लहरी के गाने पहले जितने हिट हुए थे उनकी फिल्म डर्टी पिक्चर का गाना उलाला भी पूरे इंडिया में धूम मचाया था। शिबली एकेडमी के 100 साल पूरे होने पे एक फंक्शन होने वाला है। इसमें इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, स्वीडन और साउथ अफ्रीका के अलावा दूसरे मुल्कों से भी बड़े बड़े लोग शरीक हो रहे थे। मिस्र में एक शौहर को उसका गंजापन महंगा पड़ा। बीवी शौहर से खुला ले ली। आदमियों के गंजे पने को वैसा भी अच्छा नहीं समझते। आदमियाँ खुद भी गंजे पने से परेशान रहते। मगर मिस्र में एक शौहर को गंजा पना महंगा साबित हुआ। कई को बोले तो उसकी बीवी को शौहर के गंजेपन की तरफ से लोगों में शर्मिंदगी हो रही थी कते और इस वास्ते उन्हें अपने सहेलियों में बेइज्जती भी महसूस कर रही थी। शौहर के गंजेपने की वजह से हो रही सो बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करके बीवी अदालत के जरिए खुला ले ली। ऐसा भी मालूम हुआ उन्हें अपने शौहर को आर्टिफिशियल बालों की वीक लगाओ बोल के कितने की बार बोली थी कते, फिर भी शौहर उसकी बात नहीं माना तो आखिर में उन्हें खुला ले ली। मिस्र की औरत अपने मर्द के गंजे सर को देखी, गंजे पने के फायदे पे गौर नहीं करी, इस वास्ते हड़ाहुड़ी में खुला ले ली। गंजा आदमी बाइक चलाते वक्त अगर हेलमेट नहीं भी पहना तो पुलिस वालों को पता नहीं चलता। सर पे बालों का कुप्पा रहने से बहुत से कुदरती फायदे जो गंजों को मिलते बाला वालों को नहीं मिल सकते। ठंडी हवा, सूरज के पहले पहले किरणा, बारिश के हल्के हल्के बूंदा डायरेक्ट गंजे सर से भेजे तक जाते। और फिर गंजा आदमी और उसकी बीवी चांदनी रात में टहलने निकले तो गंजे की बीवी को ऊपर भी एक चांद नीचे भी एक चांद का मजा मिलता। गंजे की बीवी अपने आदमी को देख देख के फिल्म आदमी का गाना गा सकती। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमान पे है, एक मेरे साथ है। बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी बोले इन्हों एक्ट्रेस सनी लियोन के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार करेज नहीं। मीडिया में ये बात फैली हुई है कि इमरान हाशमी हीरोइन सनी लियोन के साथ फिल्म उंगली के आइटम सॉन्ग में काम नहीं करते बोले थे। इमरान हाशमी बोल रहे हैं ये सब झूठे बातें हैं और अफवाहें हैं। उन्होंने बोले उन्होंने सनी लियोनी के साथ काम करने के वास्ते रेडिश थे मगर दोनों के डेटा मैच नहीं हो रहे थे, इस वास्ते वो लोग साथ में काम नहीं कर सके। इमरान बोल रहे आने वाले दिनों में अच्छी स्क्रिप्ट वाली फिल्म में सनी लियोन के साथ उनको काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा भी काम करते करते। इस वक्त इमरान हाशमी फिल्म उंगली के प्रमोशन में बिजी है। फिल्म उंगली आते सो जुमे को रिलीज हो रही। यह फिल्म में इमरान हाशमी के साथ कंगना रनावत भी है। आखिर में अपन लोग फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस।
तेलंगाना के सीएम केसीआर 28 नवंबर को असेंबली में पूरे एमएलए से जरूरी बिल पास कराने में मदद करो बोल के अपील करे। तेलंगाना की हुकूमत कने तरक्की के कामों के वास्ते फंड्स है और इसकी जिम्मेदार पहले की हुकूमत है बोल के अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में बोले। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू के शहर उधमपुर में बोले, जो कामा 30 सालों में नहीं हुए वो कामा मैं 5 सालों में करने वाला हूं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में बोले, इराक में किडनैप हुए 39 हिंदुस्तानियां मर गए या जिंदा है, हमारे पास सबूत ही नहीं है। नोएडा के चीफ इंजीनियर के घर पे छापा मारे तो 10 करोड़ रुपए कैश और 2 किलो हीरे मिले। और आरा डिस्ट्रिक्ट के एरिया हयात नगर में 7th क्लास के एक बच्चे को उसका ही भाई मार के वनस्थलीपुरम की झील में फेंक दिया। नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।